नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से, और इसी क्रम में हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास बुक हमने पढ़ी। फिर हमने रामचंद्र शुक्ल की बुक को पूरा पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद शीर्षक को हम पढ़ रहे हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद और निराला जी को पढ़ने के बाद आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे तीसरे छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत को। ये इस किताब में से जो छोटी छोटी लाइनें हैं, इसके जो उदाहरण दिए हुए, उदाहरण स्वरूप कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, ये बारंबार नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सहित टीजीटी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। पीजीटी में भी चाहे आप जीडीसी वाला दो, एलटी ग्रेड दो, कोई भी परीक्षा दो, आप संस्कृत शिक्षा विभाग वाली दो, यानी यदि आपने विषय के रूप में हिंदी का चयन किया है तो ये आपको बारंबार देखने को मिलेंगी। छायावाद की पहली पहचान बनाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अंतर्गत के अनुसार छायावाद की पहली पहचान किसने बनाई? सुमित्रानंदन पंत ने। पुराने ढंग के आलोचकों और काव्य प्रेमियों का विरोध भी तब उन्हें भी पहले और अपेक्षा अधिक सहना पड़ा। पिछली पीढ़ी के प्रतिष्ठित और सहृदय समीक्षक पद्म सिंह शर्मा ने अष्टादश हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरनगर में सभापति के पद से दिए गए अपने अभिभाषण में कविता में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए शिकायत की थी कि पल्लव के नुकीले और जहरीले कांटे इनके दिल में न चुभाइए, वीणा में सोहनी का स्वर छेड़िए, मारू राग न बजाइए। सम्मेलन सभापति का यहाँ तीखा व्यंग स्पष्ट ही पंत के तब नव प्रकाशित काव्य पल्लव और वीणा के लिए है। रोचक बात यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का विरोध खुलकर अपनी समीक्षा में नहीं किया, जितना अपनी स्फुट कविताओं पाखंड प्रतिषेध में सांकेतिक पर पैने ढंग से किया। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। तो रामचंद्र शुक्ल कवि भी हैं और इनकी कविता है पाखंड प्रतिषेध, जिसमें उन्होंने छायावाद का विरोध स्वरूप क्या लिखा है? काव्य में रहस्य कोई बाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें। खुलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा, यह कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सहसारे हम। रहस्यवाद और छायावाद, निराला और पंथ पर यहां भी तीखा व्यंग है। पल्लव का प्रकाशन 1926 में होता है, वीणा का 1927 में, परिमल का 1929 में। रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद और रहस्यवाद का माखौल उड़ाने वाले रामचंद्र शुक्ल के कवित्व फरवरी 1928 की सुधा में प्रकाशित हुए थे। निराला की साहित्य साधना भाग 3 में इन्होंने यह लिखा है। इन्हीं दिनों स्वयं निराला ने अपने सहयोगी कवि सुमित्रानंदन पंत पर हमला बोल रखा था। उनकी बहुचर्चित लेखमाला पंत जी और पल्लव तब प्रेमचंद के संपादन में प्रकाशित हो रही थी। माधुरी पत्रिका के 1927-28 के अंकों में क्रमशः छप रही थी। और इसी समय पंडित पद्म सिंह शर्मा का अभिभाषण हुआ था, जिसका कुछ अंश ऊपर उद्धृत किया गया है। यह समान धर्मी कवि और विरोधी आलोचक दोनों ओर से मुख्य लक्ष्य सुमित्रानंदन पंत थे। तो जब भी कोई लीक से हटकर चलता है, लीक से हटकर कार्य करता है, तो उसको इसी प्रकार विरोधों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये डटे रहे और आज हिंदी साहित्य में अमर हो गए। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कवियों का विवेचन अपने इतिहास में ही किया है और पूरे मनोयोग के साथ। इस विवेचन में स्पष्ट दिखता है कि उनकी प्रीति सबसे अधिक सुमित्रानंदन पंत के लिए, और उसका कारण भी आसानी से समझा जा सकता है। शुक्ल की कविता के संबंध में प्रमुख मान्यताओं में से एक यह थी कि प्रकृति को महज उद्दीपन रूप में चित्रित करना उस विराट सत्ता के प्रति नासमझी और अवज्ञा का परिचय देना है। प्रकृति उनके अनुसार शुद्ध आलम्बन रूप में भी चित्रित की जा सकती है और की जानी चाहिए। अपने इतिहास के अंतर्गत नई धारा का विवेचन आरंभ करते हुए वे लिखते हैं कि अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप भी है। अपने दृष्टिकोण को व्यवहारिक रूप में प्रमाणित करते हुए कुछ सवैये उन्होंने लिखे थे, जिनमें की अंतिम पंक्ति थी,
कविता वे हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां। इस कसौटी पर छायावाद के 4 प्रमुख कवियों का यह कवि चतुष्टय में से पंत प्रकृति चित्रण में अधिक रुचि लेते दिखते हैं। तो कवि चतुष्टय कौन कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। अपने आदर्श के अनुसार उचित ही तब आचार्य शुक्ल अपने विवेचन में उन्हें सर्वाधिक स्थान देते हैं। उनके इतिहास के 19 पृष्ठों में सुमित्रा नंदन पंत के काव्य का विवेचन है। अन्य 3 कवियों की स्थिति इस प्रकार है। प्रसाद को कितने मिले? 14 पृष्ठ, निराला को मिले 4 पृष्ठ और महादेवी वर्मा को 1 पृष्ठ। यानी छायावादी कवियों में आधे स्थान के हकदार पंत हैं। शेष आधे स्थान में तीनों कवि प्रसाद, निराला, महादेवी मिलाकर हैं। इतिहास के इन पृष्ठों की सापेक्षिक स्थिति भक्तिकालीन कवियों से भी तुलनीय है। अकेले तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिन्हें इतिहासकार ने 19 पृष्ठ दिए हैं, पंत के बराबर। अन्य कवियों की स्थिति है सूर को 13, जयसी को 6 पृष्ठ। ध्यान देने की बात यह भी है कि इन भक्तिकालीन कवियों के विवेचन में कुछ स्थान उनकी जीवनी तथा रचनाओं की प्रामाणिकता संबंधी चर्चा को मिलता है, जबकि छायावादी कवियों संबंधी विवेचन पूर्णतः उनके काव्य का ही विश्लेषण है। इसके बाद भी क्या कोई कहना चाहेगा कि शुक्ल की सहानुभूति और समझ छायावाद के लिए कम थी? बिल्कुल भी कम नहीं थी। शुक्ल की बुक आपने पढ़ी है और अभी हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जितना कुछ पढ़ा है ये सब शुक्ल के बारे में इन्होंने लिखा है। अपने इतिहास ग्रंथ में भी उन्होंने शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उल्लेख किया है, उसे हमारे समक्ष सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल से रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी साहित्य के इतिहास साथ में नहीं पढ़ा है, कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। जितनी भी कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं और जो बेहतरीन रचनाएं वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, बहुत कुछ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपका इंतज़ार कर रहा है। तो कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो चैनल पे प्रतिदिन वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन किसी कारणवश चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आप इस चैनल से की प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं तो कृपया करके अपनी परीक्षा तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हिंदी की बेहतरीन किताबों के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका जो भी अध्ययन मटेरियल है, जो भी आपका सिलेबस है, चाहे आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, हरियाणा, गुजरात कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान वाला या यूपी वाला, बहुत कुछ आपके सिलेबस का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। कुछ की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, बाकी आपको ढूंढना पड़ेगा तो वो मिल जाएगा। तो कृपया करके प्लेलिस्ट चेक कर लें। बेटा नींद आ रही है तो नीचे जाके स्पून ले आओ, कल पढ़ लेना है ना, कल छुट्टी है, कल पढ़ लेना, बुक रख के सो जाओ। छायावादी कवियों ने प्रकृति को न सीधे आलम्बन रूप में लिया है और न महज उद्दीपन रूप में। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य का समीकरण बनाने का यत्न किया है। जैसे कि हिंदी की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात जयशंकर प्रसाद की कानन, कुसुम और झरना में संकलित है। छायावादी कविता, हिंदी की प्रथम छायावादी कविता किसको मान रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रथम प्रभात को के विवेचन में दिखाया जा चुका है। तो ये हमने जयशंकर प्रसाद वाला जब वीडियो देखा था उसमें पढ़ा था। अद्वैत भावना को केंद्र में रखकर चलने के कारण यहाँ प्रकृति और मनुष्य का आमना सामना और फिर अर्थ प्रक्रिया में दोनों के अद्वैत को अंकित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत में भी यह समीकरण बनाने का यत्न होता है, पर अद्वैत की भाव भूमि तक वे नहीं पहुंचते। उदाहरण के लिए उनकी प्रसिद्ध कविता एक तारा और नौका विहार, दोनों की रचना 1932 में है, देखी जा सकती है, जहां पूर्वार्ध में कवि प्रकृति चित्रण करता है और उत्तरार्ध में दार्शनिक चिंतन, दोनों के बीच में फाक नजर आती है। जो अद्वैत कामायनी में देखने को मिलता है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। प्रकृति के प्रति दुर्निवार आकर्षण पंत में एकदम आरंभ में मिलता है। मोह, यह है 1918, हाँ 1918 और प्रथम रश्मि 1919 में कवि प्रकृति और मानव जीवन के संबंध का ही प्रश्न सबसे पहले उठाता है। ये दोनों छायावाद की एकदम आरंभिक रचनाएं, और जैसा संकेत किया गया है छायावाद की हिंदी में पहचान बहुत कुछ इन्हीं और इनके साथ की कविताओं से बनी है। मोह का पहला छंद है, इसको देखेंगे।
अब आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, बाकी आप लोग सिलेबस चेक कर लीजिएगा। 2 का मुझे याद है इसलिए, तो प्रथम रश्मि आपके सिलेबस में है ना, प्रथम रश्मि भी है, परिवर्तन भी है। तो ये दोनों कविताएं प्लेलिस्ट में मैंने पंत की पढ़ा दी हैं, देख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी आसाध्य वीणा है, मुक्तिबोध की अंधेरे में है, बहुत सारी आपकी कामायनी के कुछ हैं। तो आपका जो मध्यकालीन काव्य है उसमें भी मतलब काफ़ी कुछ मैं चैनल पे कविताएं करवा चुकी हूँ। अब देखिए बारंबार अब नए सिलेबस तो चेंज होते रहते हैं, तो बार बार नहीं